नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीएस मैथमेटिक्स में। तो अपने अनुपात समानुपात का जो टॉपिक है वो अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपने देखने जा रहे हैं कि अनुपात समानुपात पार्ट 6। इसमें क्या है, अपने कंपटीशन परीक्षाओं में जो पिछली गत परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं वो अपने हल करेंगे कि किस किस तरह के सवाल पूछे गए हैं अलग अलग परीक्षाओं में, जैसे एसएससी वगैरह में। तो आज अपने वो हल करने जा रहे हैं, जिसमें पहला सवाल आपका है कि संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात अपने को ज्ञात करना है। क्या होगा, देखो मान लो ये कोई पृथ्वी है, इसको मैंने दो भागों में बांट दिया, एक तो उत्तरी गोलार्ध है, एक दक्षिणी गोलार्ध है, यानी कि बराबर भागों में बांटा। तो इसका मतलब 1:1 में बांटा, बराबर बराबर बांट दिया दोनों को, तो है ना। तो अपने क्या पहले क्या दे रखा है, इसमें संपूर्ण पृथ्वी का दे रखा है। तो संपूर्ण पृथ्वी क्या दे रखा है, 1:2 दे रखा है। और उत्तरी गोलार्ध का कितना दे रखा है, उत्तरी गोलार्ध का 1:2:3 है। किस किस का, थल और पानी का अनुपात, है ना। तो अपने क्या करेंगे, पहले ये है तो पूरी एक ही पृथ्वी है, तो अपने क्या करेंगे, इसका मिक्सचर का इसमें मेथड लगा देंगे। जैसे 2 3 5, इसको 5 से गुणा करेंगे, 2 1 3, इसको 3 से गुणा कर देंगे। अब संपूर्ण पृथ्वी कितने भाग हैं, 2 भाग हैं, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे। और उत्तरी गोलार्ध का 1 भाग है, तो इसको 1 से गुणा कर देंगे। अब 5 2 10, 10 से कम 10, और 10 2 20, और ये कितना आ गया अभी, 3 3 2 6, और 3 3 9। इतना काम आप कर लोगे कि संपूर्ण पृथ्वी का 10:20 आया, उत्तरी गोलार्ध का 6:9 है। यदि संपूर्ण में से अपने उत्तरी का घटा दें तो क्या आ जाएगा, दक्षिणी का आ जाएगा। तो मैं उत्तरी गोलार्ध का जो अनुपात है वो घटा रहा हूँ, 10 में से 6 जाएंगे, 4:11। तो ये क्या आ जाएगा, ये अपना दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात आ जाएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में थल और पानी का अनुपात क्या है, 4:11। बिल्कुल सिंपल तरीके से अपने सवाल को देखा। ऐसे ही अपने सवाल करेंगे तो इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। अपने क्या करेंगे, कंप्लीट मैथमेटिक्स करेंगे इस यूट्यूब चैनल पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इसको। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल क्या है, दिया गया है कि 24 कैरेट सोने में शुद्ध सोना है, और 18 कैरेट सोने में 3/4 भाग सोना है, और 20 कैरेट सोने में 5/6 भाग सोना है। तो 18 कैरेट सोने में 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो क्या करेंगे, अपने डायरेक्ट ही दे रखा है इसमें कि 18 कैरेट सोने में, 18 कैरेट सोने में कितना है, 3/4 भाग सोना है, और 20 कैरेट में कितना है, 5/6 भाग सोना है। ये करा इन इसका और इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करना बिल्कुल सिंपल है, 6 3 18 और 5 20, यानी कि 9:10। तो दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा, 9:10। बिल्कुल सिंपल सा तरीका आपको बता दिया मैंने। पूछा क्या है, उस पर अपने क्या करना है, फोकस करना है। 24 कैरेट 20 कैरेट 18 कैरेट इस पर फोकस नहीं करना। अपने पूछा क्या है कि अगर 18 कैरेट सोने में 3/4 भाग सोना है और 20 कैरेट में 5/6 भाग सोना है, तो 18 कैरेट और 20 कैरेट का अनुपात ज्ञात करना है, सोने का अनुपात। तो 18 कैरेट है और 20 कैरेट है, ये दो तो प्रकार हैं सोने के। इसमें 3/4 है, इसमें 5/6, तो अनुपात ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाए, 6 18:20। तो क्या लिख सकते हैं अपने, 9:10 लिख सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल था दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है कि एक कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या 11:8 में कमी कर दी गई और उनके वेतन में 12:17 में वृद्धि कर दी जाती है। तो कार्यालय का खर्च 2400 रुपये बढ़ जाता है। तो उसका प्रारंभिक खर्च ज्ञात करना भी। देखो हम लोग क्या दे रखा है कि एक तो कर्मचारियों की संख्या में 11:8 में कमी करनी। इसका क्या मतलब है, पहले उसके कर्मचारी मान लो 11 थे, बाद में कितने हो गए, 8 हो गए। और पहले उनका वेतन 12 था प्रत्येक का, अब कितना हो गया, 17 हो गया। इस बात का आपको पता चल गया। तो अपने क्या करने जा रहे हैं, यहाँ तो कर्मचारियों की संख्या है, ये पहले कितनी थी, 11, और बाद में कितनी होगी, 8। और वेतन उनका कितना है, पहले कितना था, 12, अब कितना हो गया, 17। देखो करना क्या है कि कर्मचारियों की संख्या को वेतन से गुणा करेंगे, टोटल वेतन आ जाएगा 11 12 132। टोटल वेतन पहले 132 था, 17 8 136, अब कितना हो गया, 136 हो गया। पहले वेतन 132 था, अब 136 हो गया। तो बढ़ा कितना, मैं कहूँगा 4 बढ़ गया। और इस 4 की वैल्यू कितनी है, 2400 है। 4 की वैल्यू कितनी है, 2400 है। अब 4 की वैल्यू 2400, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 600। पूछी किसकी वैल्यू, प्रारंभिक कर्मचारियों को कुल वेतन। तो कुल वेतन तो प्रारंभिक 132 था। तो अपने क्या करेंगे, 132 को 6 से गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा 6 से 12 2 1 6 से 18 1 9 और 6 और 1 7।
तो 2 जीरो लगा देंगे। तो कितना था उनका वेतन टोटल? 79,200 रुपये था। तो इस तरह से अपने इस सवाल को किया, बिल्कुल आसान सा। अगर इसका मैं बेसिक तरीका करना चाहूँ तो मैं क्या मानूंगा कि मानना कर्मचारियों की संख्या क्या थी, माना कर्मचारी कितने थे, 11x थे, बाद में कितने हो गए, 8x हो गए। उनका जो वेतन था वो कितना था, पहले 12y था, बाद में कितना हो गया, 17y हो गया। अब इनको गुणा करेंगे तो 132xy और इधर कितना, 136xy हो जाएगा। इनका अंतर कितना है, 2400 है, तो 4xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2400 हो जाएगी। तो 1xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी। और 132xy की वैल्यू निकालेंगे तो 132 को 6 से गुणा कर देंगे, बिल्कुल सही है ना। तो xy की बजाय आप सीधा लिख लेना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल है कि एक कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 9:8 में कम हुई तथा उनके वेतन में 14:15 के अनुपात में वृद्धि हुई, तो दैनिक बिल किस अनुपात में कमी होगी। देखो ये क्या कह रहा है कि कर्मचारियों की संख्या है, कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 9:8 में कमी हो जाती है, पहले 9 थी अब 8 होगी। और उनके जो वेतन में वृद्धि कितनी की हुई, 14:15, यही कह रहा है। तो ये कह रहे हैं उनके खर्च में किस अनुपात में कमी हो जाएगी। तो अपने क्या करेंगे, 15 × 120 और 9 चौका 3609 और 12 126। मैं ये कह सकता हूँ 126:120 में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसको अगर मैं हल करूँगा तो 6 2 12, 6 कम 6 और 6 2 12। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि उनका जो वेतन था दैनिक बिल, उसमें क्या हुआ, 21:20 में कमी होगी। ठीक है, पहले वाले सवाल में अपने को टोटल भी दे रखा था, वो टोटल पूछ लिया था। अब अपने क्या दे रखा, सिर्फ अपने को अनुपात निकालना, तो मैंने क्या कर दिया, अनुपात निकाल दिया। कह रहा कर्मचारियों की संख्या 9:8 में कम हुई तो 9 से 8 होगी। उसके बाद क्या हो, वेतन में 14:15 में वृद्धि, 14:15 में वृद्धि होगी। कह रहा दैनिक बिल में क्या फर्क पड़ा, कितने की कमी हुई। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को गुणा कर दूंगा, 126 120, इसका अनुपात क्या होता है, 21:20। तो उसका मतलब क्या है कि 21 से 20 होगी, यानी कि 21:20 में क्या हुआ, उनका दैनिक बिल कम हो गया। नेक्स्ट सवाल है अपने सामने कि 60 किलोग्राम मिश्र धातु ए को 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी में मिलाया जाता है। यदि ए में सीसा और टिन 3:2 है, बी में टिन था, तो तांबा 1:4 नई मिश्र धातु टिन की मात्रा लगा सकते। आपको पता है जो ए धातु है वो कितनी है, 60 किलोग्राम, और बी धातु कितनी है भी, 100 किलोग्राम। इतनी बात का पता है आपको। अब ये कह रहा है ए में सीसा और टिन, यानी कि सीसा और टिन कितना है, 3:2 है। और बी में क्या है, तांबा और टिन 1:4 है। ये टिन है, ये तांबा है। अब देखो मैं क्या कह सकता हूँ इसमें, 3 2 5, जब 5 की वैल्यू 60 है, इस 5 की वैल्यू कितनी, 60, तो 1 की वैल्यू कितनी, मैं कहूँगा 12 है। 60 में 5 का भाग, 1 की वैल्यू 12 है, तो सीसा कितना, 36 और टिन कितना, 24। बी में 4 और 1 5, 5 की वैल्यू 100 है, तो 1 की वैल्यू कितनी, 20। तो टिन कितना, 20 और तांबा कितना, 80, क्योंकि 20 को 4 से गुणा कर देंगे, तांबा कितना हो गया, 80 हो गया। अब देखो टिन की मात्रा पूछी है, तो टिन की मात्रा कितनी है, दोनों में मिला के 44 है। तो टिन की मात्रा कितनी हो जाएगी, 44 किलोग्राम होगी। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, कुछ भी नहीं करना। आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, आपको 3:2 में पहले बांट लेना है, उसमें टिन कितना आ रहा है, फिर इसको 1:4 में बांट लेना है, इसमें टिन कितना आ रहा है, ऊपर 24 टिन आ रहा है, नीचे 20 टिन आ रहा है, तो टिन कितना हो गया, 44। नेक्स्ट सवाल है कि दो पात्रों ए व बी में क्रमशः 4:3 व 5:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि अम्ल तथा जल का अनुपात 3:2 हो जाए। देखो ए में अम्ल तथा जल कितना है, 4:3, बी में कितना है, 5:3, ये अम्ल है, ये जल है। अब ये क्या कह रहा है कि इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि पात्र में अम्ल तथा जल का अनुपात। देखो इसका कहने का मतलब 4 3 7, 7 टोटल, और 7 में अम्ल कितना है, 4 है। अम्ल की मात्रा 4/7 है। इसमें अम्ल की मात्रा कितनी लिख सकता हूँ, 5/8 लिख सकता हूँ। और जो अनुपात अपने को बनाना है वो क्या है, 3:2 करना है। तो इसमें अम्ल की मात्रा में कितनी लिख सकता हूँ, 3:5 लिख सकता हूँ। तो मिश्रण का अपने फॉर्मूला लगा देंगे। ए में 4:7 है और बी में क्या 5/8 है,
और दोनों को मिला के कितना करना है, 3/5 करना है। इनको कर दो, ये कितना हो जाएगा भाई, 1/35, और ये कितना हो जाएगा, तो ये 1/40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1/35 हो जाएगा। तो 1/40 अनुपात 1/35 निकालेंगे तो कितना आएगा अभी, 35/40 आ जाएगा। 7 पंजे 35 और 8 पंजे 40। तो किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा इनको, 7:8 में मिलाना पड़ेगा। देखो ये अपने क्या कर सकते हैं, अम्ल की मात्रा लेकर भी कर सकते हैं, और अगर जल की मात्रा में देखूं तो ये तो एसिड था, और जल की मात्रा देखूं तो इसमें कितनी थी, 7 में 3 थी, ये 8 में कितनी थी, यहाँ पे 8 में 3 थी, और टोटल में क्या करना है, 5 में 2 करनी है। यही जल की मात्रा है ना, टोटल 5 है, 5 में 2 जल करना है। तो इस तरीके से भी अपने कर सकते हैं, 3/7, 3/8, 2/5। तो वही आ जाएगा, ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/40 आ जाएगा। अनुपात क्या आ जाएगा, 1/35 आ जाएगा। इसका सही अनुपात निकालेंगे तो 35/40, यानी कि 7:8। तो 7:8 में अपने उनको क्या करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा कि नए जो अपने मिश्रण बनेगा उसमें मात्रा क्या हो जाएगी, 3:2 हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल है कि एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि वह 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उनका वजन 1:2:3:4 था, यदि टूटने पर उसके मूल्य में 70,000 रुपये की कमी आई हो तो उसका प्रारंभिक मूल्य क्या था। देखो बहुत ही शानदार सवाल है, और परीक्षा में आया हुआ है, SSC मेंस में आया हुआ सवाल है ये। तो उनका वजन क्या था, ये क्या कह रहा है कि उसका जो मूल्य है उसके भार के अनुक्रमानुपाती है। तो उसके टूटने पर वजन क्या था, वजन किस अनुपात में टूटा भी, 1:2:3:4 में टूटा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, पहले उसका वजन 4 3 7 2 9 1 10 होगा। तो पहली कंडीशन में उसका वजन कितना होगा, 10 होगा, तभी तो इस अनुपात में टूटा, तभी तो 10 हिस्सों में टूट गया ये, 1 2 3 4, है ना। तो 10 इसका वजन था, तो उसका जो मूल्य था इसके वर्ग के बराबर था। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इसका मूल्य 100 था। अब इनका मूल्य वर्ग के बराबर 1 ही था, इसका 4 हो गया, इसका 9 हो गया, और इसका 16 हो गया, 25 और 5 30। इनका मूल्य कितना हो गया, अभी 30 हो गया। टूटने से पहले मूल्य 100 था, टूटने के बाद मूल्य कितना हो गया, 30 हो गया। इन सारों को मैंने वर्ग करके जोड़ दिया। अब ये क्या कह रहा है कि उसके मूल्य में 7,000 की कमी आई, यानी कि अगर पहले वाले मूल्य में से बाद वाला मूल्य घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 7,000 आना चाहिए, सॉरी 70,000 है ना, 70,000 आना चाहिए। तो 70 की वैल्यू कितनी है, 70,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1,000 आएगी। जब 1 की वैल्यू 1,000 है तो उसका पहले मूल्य कितना था, 100 था। पहले मूल्य कितना था, 100 था। जब 1 की वैल्यू 1,000 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मैं इसको 100 से गुणा कर दूँ, यानी कि 1,00,000 रुपये उसका मूल्य था जब वो हीरा टूटा नहीं था, टूटने से पहले, है ना। तो कितना शानदार सवाल और बिल्कुल आसान सा इसका आंसर है। थोड़ा सा दिमाग लगा के करोगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल है कि अनुपात P अनुपात Q प्राप्त करने के लिए X अनुपात Y के प्रत्येक पर पद में किस संख्या को जोड़ा जाए, है ना। तो देखो बहुत ही शानदार सवाल है, SSC DO 2011 में है वो, डाटा एंट्री ऑपरेटर में ना। तो ऐसे सवालों को करने के लिए अपने को ये देखना है कि अनुपात P अनुपात Q प्राप्त करना है। तो ये क्या है, बाद वाला अनुपात है, और पहले अनुपात कौन सा दे रखा है, X अनुपात Y। दे क्या रखा है, X अनुपात Y। प्राप्त क्या करना है अभी, P अनुपात Q प्राप्त करना है। अब देखो ये अनुपात प्राप्त करने के लिए एक मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला दे रहा हूँ कि इनका वज्र गुणा करके, वज्र गुणा क्या आया, PY, और ये क्या आया, QX। वज्र गुणा का अंतर बटा बाद वाले अनुपात का अंतर, बाद वाले अनुपात का अंतर। तो वज्र गुणा का अंतर क्या है, PY माइनस QX, बटा में बाद वाले अनुपात का अंतर P माइनस Q। तो अपना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, PY माइनस QX बटा में P माइनस Q। तो अपने देखो
ये आपका अनुपात समानुपात का जो टॉपिक था आज अपने कंप्लीट कर लिया। ऐसे अपने एक एक करके सभी टॉपिक कंप्लीट करेंगे। एवरेज आपका हो चुका है, अनुपात हो गया, इसमें जो कंपटीशन परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए थे वो भी अपने देख लिए। अगर आपको फिर भी किसी प्रश्न में दिक्कत आती है तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उस टेलीग्राम चैनल पे अपने प्रश्न भेज सकते हो। उसका अपने अलग से क्लास देख लेंगे संडे को। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करवाना ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।